दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूंगा आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, रियल एस्टेट एंटरप्रेनर। आपका स्वागत है इस रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में। ये इंटरव्यू बहुत खास और बहुत स्पेशल होने वाला है। आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने नागपुर रियल एस्टेट के मार्केट में पिछले 40 साल से, जिनकी कंपनी ने एक बहुत बड़ा नाम और ब्रांड बनाया है, नागपुर के पायनियर बिल्डर्स में से कहे जा सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिस्टर अतुल चरडे जी के बारे में। वो खुद पेशे से एक इंजीनियर है। 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स नागपुर में उन्होंने किए हैं। नागपुर की सब प्रीमियम लोकेशंस, चाहे वो सिविल लाइन्स हो, चाहे रामदास पेट हो, चाहे प्रताप नगर से लेकर तो नागपुर के सेंटर से नागपुर के आउटर तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हिमालय ग्रुप ने किए हैं। विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वेलकम अतुल चरडे सर। आपके एक्सपीरियंसेस हम जानना चाहेंगे। अतुल सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में जब आपकी जर्नी शुरू हुई तो एज अ लीडर आप क्या सोचकर रियल एस्टेट में आए? तभी नागपुर में बहुत कम ऐसे बिल्डर्स थे। वैसे अगर देखा जाए तो बॉम्बे में और पुणे में ही फ्लैट्स का कल्चर था। नागपुर में तभी उस समय लोगों को फ्लैट स्कीम में रहने जाना है, यही ऐसा लगता था कि अरे ऐसे कैसा, मैं तो इंडिपेंडेंट घर में रहना चाहूंगा। तो तभी हम लोगों ने ये हमारा कंपनी शुरू किया था। फिर धीरे धीरे समय के साथ लोगों को समझने लगा कि इंडिविजुअल घर से ज्यादा फ्लैट स्कीम में सुविधाएं मिलती है, सेफ्टी होता है, कॉस्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इंडिविजुअल बनाने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं, फ्लैट्स में वो कम पैसों में हमें मिल जाता है, अच्छे लोकेशन में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा सिविल लाइंस में कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति घर बनाना चाहे तो उसका प्लॉट का कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन उसी एरिया में अगर वो फ्लैट लेता है तो विद इन उसके बजट उसको फ्लैट मिल जाता है। ओके, सुपर। धीरे धीरे फिर वो फ्लैट्स का कल्चर आप कह सकते हैं नागपुर में आना शुरू हुआ। कितना चैलेंजिंग रहा उस समय आपके लिए, जब लोगों को फ्लैट का महत्व नहीं समझता था, लोग इंडिपेंडेंट घर की तरफ ज्यादा, और इतने अच्छे तरीके से आपने उनको समझाया, फिर वो सेफ्टी देखकर, फैसिलिटीज देखकर आपके फ्लैट स्कीम में आए। तो ये जर्नी कैसी रही और क्या चैलेंजेस आए? इनिशियली तो हाँ, लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, लेकिन जो लोग फॉर एग्जांपल हमारा बहुत बड़ा क्लाइंटल वो लोग रहे जो नॉर्थ इंडिया से या कलकत्ता वगैरह साइड से लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज होते थे वो आते थे, वो हमारा बहुत बड़ा क्लाइंटल था। वो लोग वहां से जब यहाँ आते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये ऐसा जगह है जहां पर हम अपने फैमिली को सेफली रख सकते हैं। उनको ये फ्लैट वाला जो कंसेप्ट था वो ज्यादा सेफ लगता था, क्योंकि घरों के मुकाबले फ्लैट में सेफ्टी उनको ज्यादा नजर आती थी। बराबर। एक ही बिल्डिंग में 10-15 लोग रहते थे तो नीचे एक चौकीदार भी रह जाता था, और इंडिविजुअल तभी कोई चौकीदार रख नहीं पाता था, कॉस्टली पड़ता। तो ऐसे वो छोटे छोटे चीजें थी जो हम लोग उनको बताते थे कि आप यहाँ पर अपने परिवार को सेफ रख सकते हो, आपका आस पड़ोस भी अच्छा रह सकता है, सब क्वालिफाइड लोग रहेंगे, ऐसा सब बोल के हम लोग पहले उनको बोलते थे। तो वो उनको क्लिक भी होता था कि हाँ बात तो सही है, अगर मैं स्वतंत्र घर में रहने जाऊं तो ये सारी चीजें मैं एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने घर में चौकीदार नहीं रख सकता हूँ, मेरे घर के आसपास कोई मुझसे बात करने को भी नहीं रहेगा। बराबर। तो ऐसे सारे कुछ फैक्टर्स थे जो वो लोगों को यहाँ पर रुकने के लिए प्रेरित करते थे, और यही तभी सेलिंग के आप होते तभी। मैं मेरी ऑडियंस सबको बताना चाहूंगा, दोस्तों की बात को समझिए। जब एज अ बिल्डर आप शुरू करते हैं उस समय जब लोगों को फ्लैट का इंपॉर्टेंस नहीं भी पता है, तब इस जर्नी को कंटिन्यू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर, इस दौरान जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जब आपकी जर्नी में कुछ फेलियर्स या कुछ बड़े प्रॉब्लम्स आए होंगे, आपने कैसे फेस किया और क्या सीखा, वो बताना चाहेंगे? हाँ, इनिशियली जब हम लोगों ने शुरू किया तब आपको मैं बताता हूँ, तभी तो महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट भी नहीं था, उस एक्ट का नाम था बॉम्बे अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट। ओके। तभी वो माइंड में भी नहीं था लोगों का कि कभी पूरे महाराष्ट्र में फ्लैट स्कीम हो सकता है। अच्छा। तो वहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी। और हाँ, इनिशियली फेलियर तो नहीं कह सकते, थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, चैलेंजेस
लेकिन आई थिंक चैलेंजेस नहीं है तो लाइफ नहीं है। एकदम सही बात, बहुत बड़ी बात कही अतुल सर ने कि चैलेंजेस नहीं है तो लाइफ नहीं है। लाइफ को जीने का भी यही हमारा एक नजरिया होना चाहिए, और एज अ बिल्डर, एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं सर आपको देना चाहूंगा। एक और अलग सवाल थोड़ा हटके मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से 3 लोग हैं आपको लाइफ में जो बहुत इंस्पायर करते हैं और क्यों? उम्र के साथ चीजें थोड़ी बदलती है। इनिशियली मतलब मैं बचपन से जो पढ़ता आया वो था, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, चाणक्य, इन्हीं के किताब भी पढ़ता था। कर्ण, हर महाराष्ट्रियन व्यक्ति उस वक्त श्रीमान योगी पढ़ता था, मृत्युंजय जिसमें कर्ण अर्जुन के बारे में है। तो तभी एक तो बात तभी बचपन से समझ में आ गई थी कि हाँ, संघर्ष है तो ही जीवन है। उस इस तरीके से बोलता हूँ कि हमारा, अगर हम जीवित है ना, तो वो साइन वेव की तरह हमारा सांस चलता है। राइट है ना। और अगर जब हम मृत हो जाते हैं तो लाइन सीधा हो जाता है। बराबर। जीवन तो यही है, अप एंड डाउन, यही जीवन है। राइट। इसी के साथ हम लोग वो सारी स्टोरीज हमें पहले इंस्पायर करती है। फिर जैसे थोड़ा सा कॉलेज में गए, आगे बढ़े जीवन में, तो परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का मेरे जीवन पे बहुत असर हुआ। उनके कोर्सेज के माध्यम से मैंने उनको जाना, और फिर जीवन का जीने का ढंग अलग हो गया थोड़ा सा। अरे वाह। मतलब मैं कहना चाहूँ कि ट्रेडिशनल लीडर्स से लेके स्पिरिचुअल लीडर्स तक आपने हर व्यक्ति से अच्छी चीजें सीखी, और जो लर्निंग्स आपकी रही उसी की वजह से आपको लगता है कि आज ये मुकाम तक आप कंपनी को लेकर। हाँ, कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच। ये गोल्डन पॉइंट्स है। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जरूर ध्यान रखिए कि क्या एक लीडर की जर्नी कैसे होती है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। कुछ सवाल रिलेटेड विद अभी आपके जो प्रोडक्ट्स, अभी आप क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या आगे क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स आने वाले हैं? फिलहाल हम लोगों ने फोकस किया था प्रधानमंत्री आवास योजना का। उसी के जो प्रोजेक्ट्स बैठते थे हम लोगों ने, उनका जो एरिया स्पेसिफाइड है उसी के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट का अभी तक प्लान था। पहले हमारा स्पेशलिटी रहा है कि हम लोगों ने लग्जरियस फ्लैट्स बनाए हैं। मेरे ख्याल से नागपुर में सबसे पहले फ्लैट्स में डुप्लेक्स बनाने वाले हम थे। फ्लैट बनाने वाले भी हम ही थे। लग्जरियस अपार्टमेंट्स हमारा फोर्टी रहा है। अब दोबारा प्रधानमंत्री आवास योजना तो अभी अंतिम टप्पे पर है। दोबारा हम लोग फिर से वही हमारा जो लग्जरियस फ्लैट स्कीम और वो सारे चीजों में हम आने वाले समय में फिर से लग्जरियस प्रोजेक्ट्स आप नागपुर में लेकर आ रहे हैं, स्पेशियस फ्लैट्स नागपुर के लिए, लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। वेरी गुड। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आगे हमारा विजन क्या है? मतलब आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद आप हिमालय को क्या प्रोजेक्ट बनाते हुए देखते हैं, या क्या विजन है आपका हिमालय कंस्ट्रक्शन का? मैं एक बात हमेशा सोचा हूँ, मैं बहुत दूर का कभी प्लान नहीं किया। मुझे इतना समझ में आता है कि जो हमारे सामने है उसको वर्तमान में बेस्ट करो, और परिस्थिति आती जाएगी उसको हैंडल करो। समझ के हैंडल करो। तो मैं यही सोचता हूँ कि हाँ, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में करूंगा, कुछ ऐसे बिल्डिंग्स, कुछ ऐसे लैंडमार्क्स अपने नागपुर में हम बनाएंगे कि जिसको आने वाले 15-20 साल के बाद भी लोग कहेंगे कि हाँ, ये बिल्डिंग है, ये तो कुछ है ऐसा जो बनाया है, जिसके बारे में हम 20 साल पुरानी भली बिल्डिंग है लेकिन आज भी उसके बारे में बात कर सकते हैं। ऐसी हमारी कुछ पुरानी बिल्डिंग्स ऑलरेडी है जिनको हम 25 साल पहले आप हैंड ओवर कर चुके हैं, लेकिन चर्चा उसकी आज भी होती है। वाह। तो कितना अच्छा लर्निंग है दोस्तों सबके लिए कि एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आप अपने सिटी में, अपने स्टेट में अगर ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर ऐसी कोई बिल्डिंग आप बनाते हैं कि आने वाले 15, 20, 25 साल भी लोग उसकी तारीफ करें, इससे अच्छा विजन क्या हो सकता है किसी और कंपनी का? सो इफ यू आर रियली अ रियल एस्टेट गेम चेंजर, आप लोगों को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो आप इन विचारों के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को जीते कि प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए और आने वाले समय के अच्छे प्रोजेक्ट्स का प्लान कीजिए। अब कुछ बातें मैं करना चाहूंगा आपकी रियल एस्टेट फिलॉसफी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर कि हिमालय ग्रुप ने, हिमालय कंस्ट्रक्शन ने ऐसा क्या किया? सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र क्या था हिमालय? मैं हमेशा यही सोचता था, ये मेरे माँ का भी सोचता, उन्होंने मेरे मन में ये बात डाली। उन्होंने कहा था कि बेटा, तू घर बना के दे रहा है लोगों को, ये हर एक का सपना होता है।
लेकिन जब तू घर बना के देगा तो इतना ध्यान में रखना कि वो व्यक्ति सिर्फ तुझे पैसे ही ना दे, पैसे के साथ वो आशीर्वाद दे जो तुझे आके सामने आएगा। वाह। तो हमेशा हम लोगों ने घर को घर के तरह ही ट्रीट किया, हर व्यक्ति हर क्लाइंट को हम लोगों ने अपने तरफ से यही प्रयत्न किया कि अच्छा से अच्छा दे। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो उन्हीं का आशीर्वाद था, क्योंकि मेरे आने वाले प्रोजेक्ट के बुकिंग मेरे पुराने प्रोजेक्ट के फ्लैट ओनर्स ही देते। अरे वाह, मतलब आपके ओल्ड क्लाइंट्स इतने खुश होते थे कि उनके रेफरेंस से ही आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स बुक हो जाए। हाँ, यानी मैं तकरीबन 20 साल तक, पहले 20 साल तक मेरे पास क्लाइंट्स की वेटिंग लिस्ट रहती थी। मैं अगर 40 फ्लैट का स्कीम बना रहा तो उसमें से 20-25 फ्लैट मेरे वो वेटिंग लिस्ट में से बुक हो जाते। 10 के लिए मुझे थोड़ा समय लगता था, अदरवाइज मेरे पुराने क्लाइंट्स का जो रेफरेंसेस है उसी में से मेरा बुकिंग हो जाता था। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बड़ी सीखने की बात है आज के आने वाली जनरेशन के लिए या बिल्डर्स के लिए कि ऐसा प्रोडक्ट बनाइए कि आपके कस्टमर ही आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। इस तरह की लर्निंग आपकी बातों से निकल कर हम बहुत खुशनसीब है कि आपके इतने अच्छे एक्सपीरियंस को हम कैप्चर कर पा रहे हैं इस इंटरव्यू के दौरान। और उस बुक में ये सब चीज़ें जब आएगी तो भारत का हर रियल एस्टेट अपकमिंग एंटरप्रेन्योर इसे पढ़कर बहुत गौरव महसूस करेगा। मैं पूछना चाहूँगा, एज अ लीडर इतना सब आपने किया, तो क्या वो की फॉर्मूला था जो आप अपने लिए यूज़ करते थे? मतलब अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आप क्या ऐसा यूनिक चीज़ करते थे? एक चीज पे मेरा सबसे ज्यादा विश्वास था, आप किसी को मोटिवेट हमेशा के लिए नहीं कर सकते। मोटिवेशन किसी एक चीज के लिए, या तो पैसे के कारण मोटिवेट होगा या किसी को कुछ चाहिए उसके लिए वो मोटिवेट होगा, लेकिन अगर आप अपने व्यवहार से और अपनी कृति से किसी को इंस्पायर कर सकोगे तो वो इंस्पिरेशन बहुत सालों तक रहता है। वाह। तो मैं हमेशा यही देखा, जब भी मैं कोई काम करता था, प्रोजेक्ट करता था, तो मैं अगर उसमें अपने तरफ से पूरी तरह इन्वॉल्व हूँ, 100% इन्वॉल्व हूँ, तो अपने आप आसपास के लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाता। ओके। तो यही मेरा हमेशा कर रहा कि जो कर रहे हैं उसमें हम पूरी तरह से लग जाए, तन मन धन से उसमें लग जाए। और दूसरा एक और बात मैंने देखा, गलतियां हर किसी से होती। जब आप काम कर रहे हो, आपके साथ जो कलीग्स है या फिर जो वर्कर्स है, को वर्कर्स है, उनको आप अगर थोड़ा सा प्यार से समझा के बताओ ना तो चीजें बहुत अच्छे से शेप लेती है। ओके। मेरा ये रहा कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, या यहाँ तक कि मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनका सेकंड जनरेशन है। अच्छा। पिताजी लोगों ने मेरे साथ काम शुरू किया, उनके वो सेकंड जनरेशन अभी आई, वो भी मेरे साथ काम कर रही है। ओके। सो बहुत बड़ी सीखने वाली चीज है कि एज अ लीडर आपने इस चीज पे फोकस किया कि भाई हम कैसे अपने परफॉर्मेंस को अच्छा रखें, कैसे अपने क्लाइंट्स को खुश रखें, जिससे दिन ब दिन आपका टीम का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ और टीम की गलतियों तक को आपने नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का मौका दिया, जिससे आज सेकंड जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न फॉर अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि आपके इस एक्सपीरियंस में हम आने वाली जनरेशन को क्या एक नसीहत देना चाहेंगे, या की इंग्रेडिएंट अगर मुझे एक रियल एस्टेट कंपनी एज अ बिल्डर बनानी है तो किन चीजों पे अब ध्यान देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति का समय आता है, कभी और बुरा भी। यूजुअली ये देखा गया जब चैलेंजेस होते हैं तो ज्यादा नर्वसनेस लोगों में देखते हैं हम लोग, या फिर बहुत बार वो इतना दुखी हो जाते हैं कि गलत कदम भी उठाने लगते हैं, गलत में जाने लगते हैं। ठीक है, जब अच्छा समय है तब हम लोगों ने अच्छा किया। कुछ संघर्ष का समय है, संघर्ष करेंगे, उसमें से बाहर निकलेंगे और फिर से करेंगे। मतलब उदाहरण, बड़ा कॉमन सा उदाहरण है जो मैं हमेशा अपने आप को खुद को भी बताते रहता हूँ कि सोना तपेगा तो निखरेगा। अगर खरा सोना है तो आग में तपेगा, निखरेगा, बाहर आएगा। अगर वो खोटा सोना है तो आग में जल के राख हो जाएगा, रंग बदल लेगा, शेप बदल लेगा। तो आपको अपने आप को अगर खरा सोना प्रूव करना है तो आपको उस फेज में से जाना है। ओके। मतलब कितनी बड़ी लर्निंग इसमें से निकल कर आ रही है दोस्तों। इस बात को समझिए कि अगर आपने चैलेंजेस को ठीक से फेस किया, जैसे सोना जब तपता है तो वो और निखरता है, तो फेलियर्स एंड चैलेंजेस को फेस करके ही आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का निर्माण कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग इसमें से निकल कर आया। मैं पूछना चाहूँगा,
कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी लाइफ की जो पूरी ऑडियंस को सुनने में लगे कि आपकी लाइफ से वो ये स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, कभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल 40-50 साल की जर्नी में? बात अभी मुझे याद आई। मेरे मेरे फ्लैट में एक क्लाइंट ने फ्लैट बुक किया था और काफी समय हो गया, 10-15 साल का समय बीच में बीत गया। और इन द मीन टाइम मुझे किसी एक एनआरआई क्लाइंट से डील करना पड़ा। उस एनआरआई क्लाइंट को यहाँ का नागपुर का वर्किंग नहीं पता था, तो उसने कहा कि मुझे आपसे बैंक गारंटी लगेगा अगर आप मुझे मेरा प्लॉट खरीदते हो तो। बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट था। तो मैं सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने भी इसके पहले कभी बैंक गारंटी ली नहीं थी क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ा था। बराबर। एक बैंक में गया, बैंक में जाके उनसे बात की कि बैंक गारंटी का प्रोसीजर क्या होता है और मुझे बताइए, मुझे बैंक गारंटी चाहिए। और उस समय के हिसाब से वो बड़ी बैंक गारंटी थी, अमाउंट बहुत बड़ा था वो। 20 साल 22 साल पहले अगर कोई बोलता है 2 करोड़ की बैंक गारंटी देने, तो इट वाज अ गुड अमाउंट। तो बैंक में जाके थोड़ी इंक्वायरी की, वापस आ गया। तो शाम को वो एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया। मिलने आके मेरे सामने आके ऑफिस में खड़ा हो गया। मैं उसको जान नहीं पाया, 15 साल बाद 17 साल बाद उसको मैं देख रहा था। बोले आपने मुझे पहचाना क्या? तो थोड़ा ध्यान से देखने के बाद बोला हाँ मैं अभी ध्यान में आया, आप कौन हो? तो बोले आप मेरे ब्रांच में आए थे, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आप मैनेजर साहब से मिले और आपने बैंक गारंटी की बात की, आपने मुझे क्यों नहीं बोला? इतने छोटे से काम के लिए आपको बैंक आने की आवश्यकता क्या थी? मैं आपको बैंक गारंटी आपके टेबल पे ला के आपके पास से मैंने फ्लैट लिया। मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त आपने जो हेल्प की, जो जिस तरीके से मुझे मेरी कठिन समय में जो भी मेरी मदद की, और मैं आज इस पोजीशन में आ गया हूं कि मैं आपके कुछ काम आ सकता हूं। तो अब आप बैंक नहीं आओगे, अभी आपको कहीं जाना नहीं है, पेपर्स मैं ले जाऊंगा, बैंक गारंटी मैं ला दूंगा। ये मेरे लिए बड़ा बहुत बड़ी बात है जो आपने बताया कि आपका काम जब इतना अच्छा हो जाता है कि लोग उस काम के बदले में आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तब आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेट कर पाते हैं। और एक और सवाल थोड़ा हटके कि आपकी पूरी लाइफ में जर्नी में आपको अगर बुक्स पढ़ना अच्छा लगता हो तो कुछ 2-3 बुक्स के नाम आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे किसी को लाइफ में अगर कोई किताब पढ़नी हो अदर देन स्टडीज? तो शुरुआत तो मैं मराठी किताबें पढ़ता था, इसलिए मैं मराठी जो पढ़े उसका नाम लूंगा। श्रीमान योगी जो शिवाजी योगी, ओके। मृत्युंजय जो मैंने पढ़ी वो राधे करने के ऊपर है। छावा छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है। ये किताबें है जो आपको बताती है कि इतना बड़ा नाम तो मिल जाता है लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है। राइट। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है। किसी भी व्यक्ति को बैठे बिठाए कुछ नहीं मिला है। राइट। और महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति इनको जानता है। तो ये जब अचीव किया उन्होंने तो उनके जीवन में कितना संघर्ष था। मैंने पढ़ा तो बचपन में मुझे यही सारी चीजों ने इंस्पायर किया, इसलिए मुझे कभी कोई संघर्ष लगा ही नहीं। हमने उनका एग्जाम्पल था। ओके। हमने शुरुआत बहुत छोटे से की। मेरी माँ स्कूल में पढ़ाती थी और पिताजी वकील थे, तो छोटा सा से हमने शुरुआत की। लेकिन ये जो सारी चीजें जो मन में एक बचपन से, उनके कारण किसी भी स्थिति को हैंडल कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस था। सुपर। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि देखिए कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इतनी अच्छी बुक्स शिवाजी महाराज पे, संभाजी महाराज पे, कृष्ण पे इन्होंने जो पढ़ी और उन बुक्स का जो इम्पैक्ट हुआ वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम इन्हें आया तो वो ऐसा प्रॉब्लम फील ही नहीं हुआ। संघर्ष को इन्होंने जीतना सीख लिया और आज इतनी बड़ी एक हिस्ट्री लिखी है कि 50 प्रोजेक्ट दोस्तों मजाक नहीं होता। आज एक ब्रांड बनने में बहुत समय लगता है और रियल एस्टेट में ब्रांड बनना और डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लेयर शुरू तो करते हैं लेकिन बंद कर देते हैं। रियल एस्टेट गेम चेंजर यही इन्हीं लोगों की रियल कहानियां हैं जिन्होंने भारत में अलग अलग जगह ऐसा कुछ किया है जो बहुत कम लोग कर पाए। पढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि रियल एस्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सेल्स है, राइट?
और आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई भी कि पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस तो आपका ऐसा रहा कि आपके कस्टमर ही आपके कस्टमर और नए कस्टमर्स लेकर आते थे। लेकिन अब मेरा एक सवाल छोटा सा आपसे ये है कि अभी जो आप करंट रियलिटी में 4-5 साल से काम कर रहे हैं, तो आपका सेलिंग मॉडल कैसे वर्क करता है? क्या आपके सिर्फ एम्प्लॉयज ही आपके लिए सेल्स करते हैं? क्या आपके साथ कोई चैनल पार्टनर्स भी जुड़कर रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं जो सपोर्ट करते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऐसे मॉडल से आप वर्क करते हैं? अभी हिमालय का सेल्स का पैटर्न कैसा है? फिलहाल तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चल रहा है, क्योंकि अभी मार्केटिंग का तरीका भी बदल गया है के साथ, और इंटरनेट के होते हुए और प्रचार माध्यम के होते हुए लोगों का सोचना बदल गया है। उनको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए होते हैं। तो इन सारे चीजों को देखते हुए हमारा कॉम्बिनेशन है, हमारे अपने भी लोग हैं और हमारे साथ चैनल पार्टनर्स भी है, वो दोनों मिलके हम लोग करते हैं। ओके ओके सो हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी के बस 2-4 सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि गोल्डन टिप फॉर रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी या एडवाइजर्स को क्या आप देना? एज अ बिल्डर आपके इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप आने वाले बिल्डर्स के लिए तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई दी। अगर किसी मार्केटिंग एजेंसी को ग्रो करना हो रियल एस्टेट के बिजनेस में, या किसी एडवाइजर को जो नया हो, तो आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ लोग नकारात्मकता के साथ ही आते हैं, जैसे मेरा क्या जाता है, मैं बेच दूं, अपना कमीशन लेके निकल जाऊं, और उस चक्कर में बहुत सारे गलत चीजें वो बेच भी देते हैं। ऐसे कई एग्जांपल हमने देखे, प्लॉट्स बेच दिए, कहीं के और प्लॉट कहीं कुछ बोल के बेच दिए, गलत टाइटल वाले फ्लैट्स भी लोगों ने बेच दिए। बाद में वो जो परचेसर है वो, क्योंकि हम लोग एसोसिएशन में है तो लोग आते हैं हमारे साथ चर्चा करते हैं, तो ये सारी बातें पता चली। तो मैं एक ही कहना चाहूंगा कि पहले आप खुद तसल्ली कर लो कि आप जो चीज बेच रहे हो वो सही में क्या है, कितनी योग्य है, क्या हमने इसमें अपना समय और अपना रेपुटेशन डालना चाहिए। और अगर आप जब कॉन्फिडेंट हो कि हाँ वो चीजें सही है, तब आप लोगों को बोलो कि हाँ आप ये चीजें खरीदें, क्योंकि जो व्यक्ति फ्लैट खरीदता है वो उसके जीवन की सबसे गाड़ी नहीं। बराबर। और अगर उसमें कोई व्यक्ति धोखा खाता है तो विश्वास कीजिए वो बद्दुआ आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से लगती है। राइट। और तो मैं ये बात को मैंने आपको पहले भी कहा, मैं पैसे और दुआ दोनों चाहता हूँ। बराबर। अभी भी मैं आपको ये कहूंगा कि दोनों चीजें आप लो, दुआ आपको जरूर मिलनी चाहिए। सुपर सुपर, बहुत ही गोल्डन एडवाइस अतुल सर ने हमें दी कि अगर एज अ मार्केटिंग एजेंसी, एज एन एडवाइजर आपको ग्रो करना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि जो प्रोजेक्ट आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, क्या आप खुद उसमें खरीदेंगे? क्या वो इतना टाइटली क्लियर्ड है? क्या जिस क्लाइंट को आप वो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो 100% लेने के बाद सेटिस्फाइड होगा, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा? अगर ये सब चीजें आपको वहां मिलती है तो आप उस प्रोजेक्ट को प्रमोट कीजिए, तो आप एक लॉन्ग टर्म अच्छा नाम और ब्रांड बना पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत वैल्यूएबल एडवाइस है। थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। आखिरी सवाल, 1-2 सवाल बचे हैं कि ऐसा कहते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट हुआ जब ग्लोबल प्रॉब्लम, मतलब नोटबंदी आ गई भारत में, फिर जीएसटी आ गया, फिर रेरा आ गया। सो ऐसे सिचुएशन में जब आपके साथ ये सब हुआ तो आपने कैसे डील किया? ऐसी सारी स्थितियां, ठीक है, आज जीएसटी आ गया या आज नोटबंदी आ गया, मगर इसके पहले भी ऐसे आए हैं, डिसीजन आए हैं ऑलरेडी। पहले भी 2 बार डिसीजन रियल एस्टेट में आ चुके हैं। ओके। तो ये तो है, मैं तो कोई भी बिजनेस हमेशा टॉप में नहीं रहने वाला। राइट। तो समय आएगा जब वो बिजनेस ग्रो करेगा। आप शेयर मार्केट को देखिए, एक समय आता है जब शेयर मार्केट बूम कर जाता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है, फिर दोबारा नीचे आ जाता है, फिर धीरे उठने लगता है। आप क्रिप्टो को देखिए, उसमें भी वही है। रियल एस्टेट ऐसा ही है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बिजनेस कंटिन्यूस ग्रो कर। एकदम सही बात है। एक बात मुझे याद है, हम लोग, मैं रतन टाटा जी को भी बहुत मानता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से बिजनेस हमारे देश में बिजनेस, मेरे भी आइडल वही है, बहुत मानता हूँ मैं भी रतन टाटा जी को बहुत मानता हूँ। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, सीख रहा था, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं था? एक तो समय ऐसा आया था कि उनको भी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री बेचने की बारी आ गई। ओके। लेकिन वो तो योद्धा थे। राइट। उसमें से भी बाहर निकाल के दोबारा अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लिया।
फिर समय तो आना ही है, ये तो होना ही है, मतलब इसमें कोई ये ना हो तो थोड़ा आश्चर्य है, तो ये आश्चर्य है। कोई बात नहीं है। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज की मैं बात करूं, एंड स्पेशली टीयर 1 सिटीज का भी जो आउटस्कर्ट का एरिया है, रियल स्टेट का एक नाम बन चुका है कि ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन भारत में टीयर 1 में ये थोड़ा ऑर्गेनाइज हो चुका है। टीयर 2 एंड टीयर 3 में रियल स्टेट को ऑर्गेनाइज करना, रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना, ये मिशन लेकर हमारी कंपनी विन विन ट्रेनिंग काम कर रही है। और रियल स्टेट गेम चेंजर्स इस बुक के पीछे का हमारा पर्पस ही ये है कि आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स की कहानी दुनिया तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा रियल स्टेट के रियल और एथिकल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दे सके। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में और अभी के सिनारियो के हिसाब से ट्रेनिंग एंड कोचिंग का क्या रोल है रियल स्टेट को अच्छा करने में या रियल स्टेट इंडस्ट्री को ग्रो करवाने में? ये बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। देखिए पहले ये सारा हमें मिलता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे नहीं पता था कि बैलेंस शीट किस तरह से रीड करते हैं। जो एक सर्वसाधारण परिवार से है जिनकी पुश्तों ने कभी बिजनेस नहीं किया, तो हम लोग जब बिजनेस में आए तो हमें कुछ पता नहीं था। फिर हम लोग हमारे कुछ दोस्तों से सीखा, कुछ प्रोफेशनल से गए। अच्छा, उस वक्त का माहौल भी ऐसा नहीं था, प्रोफेशनली कोई इतना गाइड करने वाला नहीं था, तो गलतियां करके ठोकर खा के धीरे धीरे सीखे। अगर कोई ट्रेंड व्यक्ति आपको पहले से सारी चीजों के बारे में बताए, कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, तो ये जरूरी है ना। एक रास्ता जहां पर लिखा होता है कि आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो आप गाड़ी को पहले धीरे कर देते हो, तो अपने आप को संभाल लेते हो, गाड़ी को संभाल लेते हो। अगर वो वहां पर निशान ना हो कि आगे स्पीड ब्रेकर है, तो दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल। ये उसी तरह है, जब ट्रेंड व्यक्ति अगर आपको एक मार्गदर्शन दे रहा है, तो वो हमारी परिस्थितियों से हमें संघर्ष करने के लिए तैयार कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ट्रेनिंग आवश्यक है, और आज वो अवेलेबल है। इतने अच्छे प्रोफेशनल्स हमारे सामने हैं जो हमें ट्रेन कर रहे हैं, उसका फायदा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ इन चीजों पे बात करके, इतने डिटेल में रियल एस्टेट को समझकर। जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी पूरी टीम आपका बहुत धन्यवाद देना चाहती है, आभार व्यक्त करती है कि इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर भी आपने हमें और हमारी ऑडियंस को, क्योंकि बहुत कम होता है कि किसी रियल एंटरप्रेन्योर के साथ उसकी जर्नी शेयर करने या सुनने किसी को मिलती है। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस प्रयास में आपका सपोर्ट, आप जितना इन वीडियोस को देखेंगे, लोगों से शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा रियल एस्टेट के रियल एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग कवर कर पाएंगे। और अतुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।